जैसे कि हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग इस अध्याय के पूरा पढ़ेंगे एक एक लाइन को। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको ये बात बताया था कि इस अध्याय को सबसे पहले हम लोग इसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ठीक वैसे ही हमने 2 वीडियो में इसको पढ़ लिया है और ये जो तीसरा वीडियो है जिसमें हम इसके क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताने वाले हैं। ठीक ना, तो जो बच्चे नए होंगे जो उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन सभी वीडियो को अवश्य देख लें, अन्यथा आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर तो लिख लीजिएगा बट समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, तो आप लोग जरूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है ना आपके स्कूल में 1 महीना तक पढ़ाया जाएगा, पूरा 1 महीना का सिलेबस है बट हमने उसको 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। ठीक ना, तो आप जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है और उस प्लेलिस्ट के लिंक में उस वीडियो का लिंक है, उन दोनों का। ठीक ना, अगर वो भी नहीं मिल रहा है आपको तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 725505 इस पे आपको कॉल बस कर देना है। ठीक ना, और उसके बाद आपको वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक ना, बाकी चलिए हमने ये भी बात बताया था कि जो इस फर्स्ट पेज पे 3 ठो प्रश्न है इसका भी हम आपको आंसर बताएंगे और उसके बाद इधर जो लास्ट वाले पेज पे, इस चैप्टर के लास्ट वाले पेज पे यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहे हैं इसका भी आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं इसका आंसर जान लेते हैं। जैसे मानचित्र क्या है, जो बच्चा इस पाठ को पढ़ा होगा वो समझ गया होगा कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसकी मुख्य घटक क्या है। ठीक ना, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, दिख रहा है नहीं आपको, इसके आंसर में लिखना है कि मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। ठीक ना, मार्गदर्शक की तरह है। मानचित्र क्या है, तो किसी स्थान को पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे इसी में पूछा जा रहा है कि इसके मुख्य घटक क्या है। तो इसके मुख्य घटक दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह है। ठीक ना, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये क्या है। हमने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से, तो दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। और मानचित्र क्या है, तो अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये भी आपको पता होगा। ठीक ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, नहीं मिल रहा है इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ठीक, बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो दिया जाएगा, उसके लिए 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक ना, आप चाहें तो YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो उस नंबर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक ना, आगे देखिए देशांतर निर्देशांक क्या है। ठीक ना, आगे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसके आंसर में लिखिएगा यहाँ से, निर्देशांक वे रेखाएं हैं जिनकी सहायता से पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मिलन, जहां दोनों मिलते हैं उस बिंदु से किसी स्थान की सटीक स्थिति पता की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण देकर भी हम आपको समझाएं कि उत्तरी 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिल्ली स्थित है। ठीक ना, तो आप यहाँ पे ये समझ गए। देखिए, उत्तरी के जगह पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर, जो कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था। दिशा को शॉर्ट में इंगित करता है। पूर्व को ऐसे आप लिख सकते हैं पूर्व। ठीक है, और पूर्वी की जगह आप पूर्व भी लिख सकते हैं। ठीक ना, और उत्तरी की जगह केवल आप उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सब शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में इस बात को बताया है। ठीक ना, आगे देखिए, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो इसके आंसर में लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी स्थान का स्थानीय समय उसके देशांतर पर निर्भर करता है, जबकि पूरे देश के लिए चुने गए एक मानक देशांतर के समय को मानक समय कहते हैं। ठीक ना, देखिए, किसी भी स्थानीय समय उसके देशांतर पर निर्भर करता है। जैसे हमारे भारत में ना एक मानक चुना गया है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है रेखा उसको। ठीक ना,
इसके अलावे हमारे देश से कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अगर हर जगह का समय देखें तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक ना। आपको हमने यहाँ पे समझाया भी था, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे भारत से 68 डिग्री पूर्व से 97 यानी 97 डिग्री पूर्व तक फैला मतलब देशांतर गुजरती है। जो 68 डिग्री देशांतर है वो भी हमारे भारत से गुजरती है, ठीक ना। और 97 डिग्री जो देशांतर है वो भी हमारे भारत से गुजरती है। और प्रत्येक एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यानी 68 से जो गुजर रही है उस पे जो समय होगा ना, 68 के बाद क्या आएगा, 69 आएगा ना, तो 69 पर 4 मिनट अधिक हो जाएगा। लेकिन हमारा भारत एक ही समय को लेकर चलता है जिसे हम लोग मानक समय उसी को बोलते हैं, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी स्थान का स्थानीय समय उसके देशांतर पर निर्भर करता है कि उससे कौन कितना डिग्री का देशांतर गुजर रहा है, जबकि पूरे देश के लिए चुने गए एक मानक देशांतर के समय को मानक समय कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। बाकी चलिए जो जो हमको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको हम एकदम समझाते हुए चल रहे हैं। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक ना। आगे चलिए प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं की तरफ, ठीक ना, जो आपके बुक के पेज नंबर 23 पे दिया गया है, ठीक ना। पेज नंबर 23 खोलेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत, मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको क्या करना है कि पेज नंबर 10 को खोलना है, पृष्ठ 10 को खोलना है और अध्याय 5 के चित्र 5.2 के संदर्भ में। देखिए जब आप पेज नंबर 10 को खोलिएगा ना तो फिर से आपको अध्याय 5 में ही आपको भेजा जाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेज नंबर 10 को खोला और यहाँ पे देखिए इस वाली की बात हो रही है कि अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है, नहीं दिखा ना, यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन की। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। पहले तो हमने यहाँ पे 10 नंबर पेज को खोला, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, 10 नंबर पेज में फिर से हमको भेजा जा रहा है अध्याय 5 में। इसी प्रश्न का हल कर रहे हैं हम, इस पहले वाले ही प्रश्न का हल कर रहे हैं। देखिए अब हमको भेजा जा रहा है अध्याय 5 के चित्र, कौन सा चित्र, 5.2, ठीक ना। तो उसको हम खोलते हैं तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे वो चित्र आपको दिख रहा है। इसमें क्या करना है ना कि नर्मदा नदी, आपने बुक को सामने खोलिए और उसमें प्रश्न को मिलाइए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी के मुहाने से, मुहाने का मतलब क्या होता है, मुहाना का मतलब होता है वो स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है। तो नर्मदा नदी को यहाँ पे खोजिए, कहाँ पे, नर्मदा नदी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली नदी जो है नर्मदा, और ये कहाँ जाकर यहाँ पे समुद्र में मिल रही है, अरब सागर में मिल रही है, ठीक ना। और इधर देखेंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ मिल रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से गंगा नदी ऐसे आती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक ना। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप बताइए, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए अगर 2.5 सेंटीमीटर है ना, वह 500 किलोमीटर को बताएगा, ठीक ना। तो हम इसको माप लेते हैं, सेंटीमीटर से इसको मापते हैं। यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक को हमने मापा। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे नर्मदा नदी का दिख रहा है ना जी आपको, नर्मदा नदी और यहाँ पे गंगा नदी, तो इन दोनों को मापते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हमने माप रहे हैं तो लगभग कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, लगभग 10 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो इसके आंसर में यहाँ पे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि मानचित्र पर मापी गई दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर है। हमने अभी आपके सामने मापा, आप लोग भी नाप सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दूरी दिख रही थी हमको, ठीक ना। और उसके बाद लिखना है कि तो वास्तविक दूरी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तब वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। तो लिखिएगा तो वास्तविक दूरी बराबर, इसको देखिए, इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे बराबर लिखने के बाद इसको लिखना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने स्केल से नापा तो कितना निकला, 10 सेंटीमीटर निकला, ठीक ना। और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर किसको इंगित करता है, तो 500 किलोमीटर कहते हैं। यहाँ पे 2.5 होगा, ठीक ना। और इसको काटिएगा तो 4 से कटेगा शायद,
कुछ तो हमने यहाँ पे गलती किया है, इसको सुधारिए। यहाँ पे 2.5 होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो स्केल आपको लेना है ना, एक स्केल यानी यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब वो 500 किलोमीटर है, ठीक ना। तो हमने 10 मापा तो 10 में इतना से भाग देंगे और 5 आया ना तो इसको इससे गुना करेंगे, तो 5×5 कितना हो जाएगा जी, नहीं तो इसको काटिएगा 2.5 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक ना, और 4 से इतना में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इसको नहीं लिखना है और इसको नहीं लिखना है, और ये वाला जो बराबर का चिन्ह दिया ना यहाँ से, मतलब इसको उठाकर यहाँ से लिख दीजिएगा। वास्तविक दूरी कितना निकल जाएगी, 2000 किलोमीटर निकल जाएगी। देखिए ये मानचित्र का दूरी है, वास्तविक जो ओरिजिनल दूरी है हमारे वैज्ञानिकों ने नापा है कि गंगा नदी के मुहाने से नर्मदा नदी की मुहाने तक लगभग 1600 किलोमीटर से 16.5 या फिर 1700 किलोमीटर होता है, ठीक ना। यहाँ पे लेकिन मानचित्र का है तो थोड़ा सा यहाँ पे कम बेस हो सकता है, तो इसको आप लोग को नोटिस नहीं करना है, बट आपको नापने आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सीख लिया नापा कैसे जाता है। यही प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में सान्य का 5:30 बजते हैं क्यों। मतलब जब लंदन में 12 बजता है तो भारत में शाम का 5:30 बजता है क्यों। तो लिखिएगा लंदन और भारत, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक, इसको सुधारिए, भारत, ठीक ना। तो लिखिएगा लंदन और भारत अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित है, ठीक ना। आपको ये पता है जो लंदन है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और हमारा भारत जो है वो कितना डिग्री पे स्थित है। तो देखिए भारत का फैलाव, भारत एक बड़ा क्षेत्र है तो इसका फैलाव 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक है, ठीक ना। लेकिन हम लोग एक मानक मानकर चलते हैं, एक समय के लिए हम लोग मानते हैं, उसको मानते हैं 82.5 डिग्री, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, लंदन और भारत अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित है, इसलिए दोनों स्थानों के समय में अंतर होता है। लंदन की तुलना में भारत पूर्व दिशा में स्थित है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों का समय आगे होता है। इस कारण जब लंदन में दोपहर 12 बजे होते हैं तब भारत में शाम 5:30 बजे होते हैं, ठीक ना। तो इतना आंसर लिख लीजिएगा ना, दिखा ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। तो लिखिएगा मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों का उपयोग विभिन्न स्थानों और चीजों जैसे नदी को दिखाने के लिए अलग रंग, पर्वत को दिखाने के लिए अलग रंग, सड़क को दिखाने के लिए अलग रंग, शहर को दिखाने के लिए और आदि ऐसे में, मतलब बहुत चीज जो होते हैं, घर द्वार खेत बाड़ी पहाड़ की सब चीज को दिखाने के लिए अलग अलग रंगों की आवश्यकता होती है। चीजों को सरल स्पष्ट और आसानी से समझने के लिए किया जाता है, इससे कम जगह में अधिक जानकारी दिखाई जा सकती है और मानचित्र पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे में लिख लेना है। उसके बाद लिखिएगा कि आपके घर या विद्यालय के 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है पता लगाइए। देखिए आपको हमने 8 दिशाओं के बारे में बताया था, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर वाला को पूर्व, इधर वाला को पश्चिम, 4 दिशा हुआ ना। और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व और इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम और इन दिनों के बीच में उत्तर पश्चिम है, ठीक ना। तो ये 4 दिशाएं और हो गए, तो 4 टोटल कितने हो गए, 8 दिशाएं हो गए। तो आपसे प्रश्न अब क्या पूछा जा रहा है इसको समझिए। प्रश्न में पूछा है कि आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है पता लगाइए। आप अपने विद्यालय को नोटिस कीजिए, मतलब विद्यालय पे ध्यान दीजिए या फिर अपने घर पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका विद्यालय यहाँ पे है या फिर आपका घर यहाँ पे, तो इस साइड में आपके घर की क्या स्थित है आपको बताना है, फिर इस साइड में क्या स्थित है ये आपको बताना है, इस साइड में क्या स्थित है आपको ये बताना है, इस साइड में क्या स्थित है आपको ये बताना है, इन दोनों के बीच में क्या है ये बताना है। तो ये आपको खुद से लिखना है, बाकी फिर भी हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पे लिख कर लाए हैं, ठीक ना। देखिए लिखिएगा कि उत्तर में मंदिर है, लिख सकते हैं। अगर आपके उत्तर में दूसरा कुछ है तो दूसरा कुछ लिखेंगे।
ठीक ना। दक्षिण में बाजार है, पूर्व में विद्यालय है, पश्चिम में पार्क है, ठीक ना। और देखिए उत्तर पूर्व जो है उसमें अस्पताल है, उत्तर पश्चिम में डाकघर है, दक्षिण पूर्व में बस स्टैंड है और दक्षिण पश्चिम में क्या है, खेत है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5वें नंबर प्रश्न पे, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखिए, उत्तरों की तुलना कीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि इनका उत्तर लिख लेना है और दोस्तों के साथ चर्चा करना है कि उसने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, मतलब यही करना है, ठीक ना। बाकी चलिए यहाँ पे भी हम आपके हेल्प के लिए इसका आंसर लिख कर लाए हैं, ठीक ना। इसके आंसर को यहाँ से छापिएगा। देखिए स्थानीय समय किसी स्थान के सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। जब सूर्य किसी स्थान के ठीक ऊपर होता है वहां दोपहर के 12 बजे माने जाते हैं, ठीक ना। देखिए कहीं पे भी पृथ्वी पे, जैसे मान लीजिए भारत में अगर सूर्य एकदम ऊपर से दिख रहा है ना, एकदम तेज धूप दिख रहा है भारत में, तो भारत में 12 बजता है। जब लंदन में ऐसा होने लगता है तो लंदन में 12 बजता है। मतलब जिस जगह पे सूर्य एकदम तेज क्राम गर्मी दे रही है उस टाइम वहां पे क्या होता है, 12 बजता है। जब 12 भारत में बजता है तो एकदम सूर्य ऊपर रहता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। फिर पृथ्वी क्या होती है ना कि घूमते रहती है, तो पृथ्वी घूमते हुए इधर आ गई तो इधर वाले देश फिर यहाँ पे आएंगे। जो इमेजिन कीजिए इस बात को कि ये भारत अभी यहाँ पे है, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो ये वाला क्या है ना घूमते रहता है, पृथ्वी जो है घूमते रहती है, तो पृथ्वी घूमते हुए इधर आ गई तो यहाँ पे भी तो इधर वाला जगह इधर आएगा, तो यहाँ पे 12 बज जाता है। ठीक वही तो काम होता है कि जब पृथ्वी इधर घूम के चल जाती है तो फिर भारत लंदन यहाँ पे आता है तो लंदन में 12 बज जाता है, और भारत यहाँ पे आ जाता है, इस साइड आता है तो वहाँ पे 5:30 हो जाते हैं शाम के। शायद आप समझ रहे हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, इसलिए अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। मानक समय एक निश्चित समय है जिसे पूरे देश या बड़े क्षेत्र के लिए अपनाया जाता है, ठीक ना। मानक समय क्या है, तो एक निश्चित समय है। मानक समय एक निश्चित समय है जिसे पूरे देश या बड़े क्षेत्र के लिए अपनाया जाता है। अगर भारत में भी अगर हम देखें ना तो भारत में 29 को समय जोन हो सकता है, लेकिन भारत चाहता है ना कि एक ही समय को फॉलो करे, उसलिए क्या करता है कि जो एकदम बीच से गुजरती है ना एक देशांतर 82.5 उसी को मान लेता है, उसी से समय को अपने मानता है भारत, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि मानक समय एक निश्चित समय है जिसे पूरे देश या बड़े क्षेत्र के लिए अपनाया जाता है, ठीक ना। तो भारत में एक निश्चित समय को पूरे देश में अपनाया जाता है, अलग अलग नहीं है, ठीक ना, ताकि सभी जगह एक ही समय का उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए भारत का मानक समय भारतीय मानक समय या फिर IST जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। इस प्रकार स्थानीय समय हर स्थान पर अलग अलग हो सकता है, जबकि मानक समय पूरे देश में एक समान होता है। मानक समय अपनाने से यात्रा, संचार और दैनिक कार्यों में सुविधा होती है। नहीं दिखा, देखिए आपको क्या करना है, इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप, यहां से यहां तक आपको लिखना है, ठीक ना। लेकिन पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। इतना दिख रहा है ना साफ आपको, इतना का फोटो क्लिक कीजिए और उसके बाद इधर का फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए इसमें छोटा नहीं करना है क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है कि 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, तो इतना बड़ा ही आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, दिल्ली और बेंगलोर के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए आपको पता होने चाहिए कि जो समय डिसाइड होता है वो देशांतर से होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है, मतलब देशांतर सेम है तो समय भी वहां पे सेम ही होगा, यानी वहां पे समय में एक भी मिनट का अंतर नहीं होगा, ठीक ना, अंतर एक भी नहीं होगा। तो इसके आंसर में लिखिएगा क्योंकि दोनों नगरों का देशांतर लगभग
या फिर ऐसे लिखिएगा दोनों नगरों का देशांतर समान है। समान है मतलब 77 डिग्री पूर्व ही है, इसलिए दोनों का स्थानीय समय भी समान होगा, यानी 0 मिनट का अंतर होगा, यानी कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। ठीक ना। तो छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक लिख लेना है। ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे सही या फिर गलत का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती, तो लिखिएगा क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है और ध्रुवों की ओर जाते जाते लंबाई कम होती जाती है। ठीक ना। अक्षांश क्या होता है, इसी को तो हम लोग अक्षांश बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या है, अक्षांश है। तो ये एक हो गया अक्षांश, और इधर जाइएगा तो छोटा हो जाएगा, फिर इधर जाइएगा फिर छोटा होगा, छोटा 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 होते होते छोटा होते चला जाता है। ऊपर जितने जाइएगा तो छोटा हो जाएगा। तो इसके आंसर में क्या लिखिएगा, पहले तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, पहले तो इसके सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। कारण में लिखिएगा क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है। ठीक ना, ध्रुवों की ओर जाते जाते लंबाई कम हो जाती है। देखिए इसका हम लिख कर नहीं लाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, बाकी अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक ना। तो ये देखिए पहला के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पे गलत का चिन्ह लिख देना है, दे देना है, और उसके बाद लिखना है क्योंकि। कारण भी यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कुछ शब्दों में लिखिए इसको। यहाँ पे बोल रहा है कि चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। तो लिखिएगा क्योंकि भूमध्य रेखा, भूमध्य ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले तो यहाँ पे गलत का चिन्ह दीजिएगा। और बोल रहा था कि अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे ज्यादा लंबाई उसकी होती है, और ध्रुवों की ओर जाते जाते लंबाई कम होती जाती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि वीडियो को रोककर सभी के कारण लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्ले करते हैं। ठीक ना, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न में ध्यान देते हैं। हमने थोड़ा सा बहुत फास्ट में इसको लिख लिए हैं, देख लीजिए, इसको बहुत फास्ट में लिखे, फिर भी हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक ना, क्योंकि हम पहले से नहीं लिख कर लाए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देशांतर की एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। सही के बाद यहाँ पे उसके कारण में लिखना है, क्योंकि एक यामोत्तर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी तक आधे पृथ्वी चक्र जितना होता है। ठीक ना, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो होता है इसको यामोत्तर भी बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये जो नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर नीचे जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो क्या होता है कि पृथ्वी की आधी होती है। यही ना बात पूछा जा रहा है कि देशांतर यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। भूमध्य रेखा की आधी मतलब ये वाली जो है ना, ये पूरा एक चक्कर लगाती है। भूमध्य रेखा पूरा एक चक्कर लगाती है, लेकिन देशांतर यानी ये वाली आधी लगाती है, तो इसका आधा ही होगा। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने फास्ट लिखा है, तो क्या है ना कि शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, समझ में आपको जरूर आ जाएगा। ठीक ना, और जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट कर देना है आपको। ठीक ना, आगे देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री, द मतलब दक्षिण है, दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसको राइट आंसर हो जाएगा। और उसके आगे देखिए, इसको समझिए, इसके आंसर में लिखना है कि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद तीसरे तक हम लोग हल कर लिए ना। अब देखिए चौथा में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। चौथा यहाँ पे देखिए, असम में स्थानीय समय और IST मतलब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक समय, एक ही है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि भारतीय मानक समय क्या होता है ना कि भारत के बीचों बीच जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं
उससे डिसाइड किया जाता है, ठीक ना। और जो असम है उसका स्थानीय समय अलग होगा, क्योंकि वहां से असम से कोई दूसरा देशांतर रेखा गुजरता है, हमको लग रहा है 97 या फिर 96 गुजरता होगा, ठीक ना। और जो हम लोग का भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से तय होती है, और ये 97 डिग्री। तो यहाँ पे अंतर हो जाता है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसके कारण में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि असम का स्थानीय समय IST से अलग होता है, ठीक ना। ये दिखा ना आपको, दिखा या नहीं? बिल्कुल दिखा। तो यहां से लेकर यहां तक इसके कारण में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपसे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर में लिखिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। ये आंसर सही हुआ, लेकिन इसके कारण भी आपको लिखना है कि क्यों आपने सही किया। तो लिखिएगा, क्योंकि समय क्षेत्र देशांतर रेखाओं के आधार पे तय किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। भूमध्य रेखा जो है वो एक अक्षांश वृत्त भी है, तो बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है और यह सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है, ठीक। उसके आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे नीचे जो शब्द पहेली दिया गया है इसको हल करना है। ध्यान दे, इस पहेली को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग कीजिएगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द का आपको उपयोग करना है। पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे इसको कैसे भरना है, बॉक्स जो है ना इसको भरना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बाएं से दाएं, इसके कहने का मतलब क्या है कि मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना क्या कहलाता है, उसको आप लोग को इसमें भरना है। और इंग्लिश का यूज करना है, इंग्लिश के शब्दों का यूज करना है, ठीक ना। एक सुविधाजनक गोलाकार, जब हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो एक सुविधाजनक गोलाकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में आपको 4 नंबर दिख रहा है ना, इसमें भरना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या आपको भरना है, भर के हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको भरना है ग्लोब, ठीक ना। इसी प्रकार से भरना है, दिखा ना आपको, ठीक वैसे ही। तो पहले शुरू से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र का लघु रूप में दिखाना, तो वो स्केल से होता है, ठीक ना, स्केल चुनकर होता है। तो यहाँ पे आपको भर देना है स्केल। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो शुरू आपको 1 से ही करना है। जैसे इसको हमने भरा तो यहाँ पे 4 लिखा था, तो हमने शुरू कहाँ से किया, जहां 4 लिखा है वहां से शुरू करते हुए ग्लोब लिखा। और क्या लिखा है कि बाएं से दाएं, मतलब बाएं हाथ ये हुआ ना, तो इधर से आपको इधर की तरफ चलना है। और इधर भी कुछ लिखा है, देखिए ऊपर से नीचे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। मतलब यहाँ पे दूसरा जहां पे लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 के लिए पहले समझिए, या प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप, प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप क्या कहलाता है, आपको पता होने चाहिए, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, अपने सामने अपने बुक को खोल के रखिए, ठीक ना, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, आपको क्या करना है कि आपके सामने अपने बुक को खोल कर रखना है, ठीक ना। नहीं तो देखिए कभी हम इस पेज पे आएंगे, कभी इस पेज पे आएंगे, तो हो सकता है कि ये ना दिखे आपको, तो अपने बुक में इसको देखते रहना है, ठीक ना। बाकी देखिए इसको हमने लिख कर लाया है, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहला में क्या है ना, पहला में मानचित्र के एक बृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना क्या कहलाता है, तो ये स्केल के द्वारा होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे स्केल भर लिए, ठीक ना। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए यहाँ पे, सॉरी चौथा में आपको क्या भर लेना है, ग्लोब भर लेना है, ठीक ना। यहाँ पे ग्लोब लिखा हुआ है। अब पांचवा में देखिए, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया। पांचवा, जहां पे आपको 5 दिखे ना, वहां पे दाएं से बाएं आपको भरना है, सॉरी बाएं से दाएं भरना है, बाएं से दाएं भरना है। और क्या भरना है, तो पांचवा में भरना है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो कठिन शब्द है उसका हिंदी भी हम लिख देते हैं। सबसे लंबी समांतर अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, यानी भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक ना। यहाँ पे पांचवा का हिंदी हो जाएगा, पांचवा का हिंदी क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा, ठीक ना। हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको इसमें भरना इंग्लिश ही है, भूमध्य रेखा नहीं भरना है।
पांचवा जहां पे भी दिख रहा है वहां पे ये इंग्लिश वाला भरना है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यूज कीजिए, ठीक ना। तो भूमध्य रेखा होता है या फिर इसी को विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आपको क्या भर देना है, इस पांचवे में भरना है इक्वेटर, ठीक ना। उसके बाद देखिए छठा, वो स्थान जहां से प्रमुख यामोत्तर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, तो ग्रीनविच बोलते हैं। मतलब जहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है उस स्थान का क्या नाम है, तो ग्रीनविच है। तो आपको छठा में यही भर देना है, ग्रीन, एक जगह का नाम है ग्रीनविच, ठीक ना। ग्रीनविच जो है वह एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड के जो राजधानी है लंदन, वहीं पे ये स्थित है जगह, ठीक ना। तो इसमें ग्रीनविच भरना है। देखिए आठवां में आपको क्या भरना है, तो आठवां में देखिए क्या बोल रहा है, मार्ग को खोजने का एक सरल साधन जिसे हम लोग मैप बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो मानचित्र, ठीक ना। हिंदी में इसे मानचित्र बोला जाता है। जो कठिन शब्द हमको लग रहा है कि आपको नहीं, मतलब पहली बार इसको सुन रहे हैं, तो उसका हम हिंदी भी बता देते हैं, ठीक ना। यानी जो मानचित्र है उसको इंग्लिश में मैप बोला जाता है, ठीक ना। तो आठवां में आपको यही भरना है, MAP, दिखा आपको, मैप हो गया, ठीक ना। आगे चलिए, आगे देखिए 10वां में भूमध्य रेखा से दूरी एक माप, भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप क्या कहलाता है, तो लैटिट्यूड कहलाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 10वां का हिंदी हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, ठीक ना। भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप क्या कहलाता है, लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहलाता है। तो यहाँ पे जो 10वां है में उसी में यही भरना है, लैटिट्यूड भरना है, ठीक ना। यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा हुआ है, उसको भर दीजिएगा, LATITUDE, लैटिट्यूड, ठीक ना। उसी प्रकार से अब चलिए इधर वालों को भरते हैं। अब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आपको क्या भरना है, तो प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं देशांतर, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या भरना है कि ये दोनों मिलाकर एक स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, ठीक ना, यानी निर्देशांक। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब निर्देशांक, ठीक ना। इसका भी मतलब आप समझ गए। ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है जाल, ठीक ना। IST इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना। उसके बाद है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ये पता होना चाहिए आपको, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये दिशा हो गया। और उसके बाद आइडियल, आइडियल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी को भर देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, जहां पे 2 लिखा है ना ऊपर से नीचे की तरफ आपको इन सभी शब्दों को भर देना है। जैसे यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आपको भरना है। तो देखिए L तो पहले से भरा हुआ है, आपको O भरना है, N भरना है। देखिए यहाँ पे G पहले से भरा हुआ है, तो G छोड़िए। उसके बाद फिर आपको I भरना है। देखिए यहाँ पे T पहले से भरा हुआ है, उसके बाद U भरना है, उसके बाद D भरना है, और उसके बाद यहाँ पे E भरा हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पूर्ण रूप से इसको आपने 2 नंबर को भर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे तीसरा में भी आपको खुद से ही भरना है। तीसरा में क्या भरना है, कोऑर्डिनेटर्स भरना है, ठीक ना। देखिए तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे C भरिएगा, एक O भरा हुआ है, दूसरा वो आप यहाँ पे भरेंगे। फिर R भरा हुआ है, जो भरा हुआ है उसको छोड़ देना है, ठीक ना। R भर दिया गया है, उसके बाद आपको D भरना है, तो D भर दिए। फिर I भर देंगे, दिख रहा है ना जी आपको, I भर दिए। उसके बाद देखिए N तो भरा हुआ है, A भरेंगे, A के बाद T भरेंगे, T के बाद E भरेंगे, E के बाद S भरेंगे। तो हो गया इस प्रकार से इसका भी हल। बाकी देखिए छठा में भी आपको भरना है। छठा देखिए यहाँ पे, छठा में आपको क्या भरना है, तो ग्रिड भरना है। ग्रिड मतलब होता है जाल, तो GRID हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे D भरा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको 7वां में भरना है IST, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, वह समय है जिसका भारत में अनुसरण करते हैं। तो मतलब भारत कौन सा टाइम को यूज करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना। तो उसका यहाँ पे शॉर्ट नाम ही आपको यहाँ पे भरना है। किसमें भरना है, 7वें में। तो I यहाँ पे भरा हुआ है, S आपको भरना है, और यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक ना, IST। उसके बाद देखिए 9वां में विश्व के शीर्ष पर, विश्व के शीर्ष पर क्या होता है, तो नॉर्थ साइड है।
विश्व के शीर्ष पे नॉर्थ साइड है, तो आपको नॉर्थ भरना है 9वां नंबर में। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, एमएपी मैप हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे नॉर्थ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसको छोड़ते हैं। बाकी हम लोग 11वां नंबर को भरते हैं। कह रहा है कि एक रेखा के लिए शब्द संक्षेप जिसके आर पार दिन और तिथि में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएल बोलते हैं। तो 11वां में आपको भरना है आईडीएल, ठीक ना, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। बाकी देखिए इसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो इसमें आप लोग को भरना है, देखिए यहाँ पे सुधार कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका जो आंसर है ना 9वां नंबर का, विश्व के सिर पर, तो विश्व के सिर पर केवल नॉर्थ नहीं होता है, नॉर्थ उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल होगा, ठीक ना, POLE, पोल। पोल मतलब यहाँ पे, तो नॉर्थ का मतलब उत्तर हुआ और पोल का मतलब यहाँ पे ध्रुव हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया, यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ उत्तरी ध्रुव। तो केवल यहाँ पे आपको पोल ही भरना है, ठीक ना, क्योंकि अगर पूरा नॉर्थ पोल भरेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है उसके लिए, और यहाँ पे P पहले से लिखा हुआ है तो O लिखना है, और L भी लिखा हुआ है और E लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, पोल हो जाएगा, पोल मतलब ध्रुव। तो इस प्रकार से ये शब्द आपको, ये वर्ड इसमें भरने थे, और इस प्रकार से सारे प्रश्नों का हल हमने आपको बता दिया। बहुत जल्द हम लोग इस अगले अध्याय को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, इन सभी को मतलब हम आपको हल कराएंगे, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई भी वीडियो में डाउट रह रहा है, कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और केवल ये समाज का अध्ययन बुक ही नहीं, केवल समाज का अध्ययन नहीं, बल्कि क्लास 6 का हिंदी, मैथ, साइंस, इस सारे बुक के पढ़ाई स्टार्ट है इस चैनल पे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।